हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी। लगातार बने रहते हो आप क्लासों में, अच्छे से पढ़ते हो और पढ़ना भी चाहिए। जितना समय मिले उतने में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ये हो सकता है कि यदि काम में बिजी रहते हैं, स्कूल में नहीं आ पाते, कोरोना का काल चल रहा है, तो घर पे पढ़ाई करनी चाहिए। टाइम यदि कम मिले लेकिन फिर भी नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को लगभग 1 घंटा हमें पर डे पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते। तो जिस हिसाब से क्लासें ऑफलाइन तो नहीं चल रही, ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन ही सही, उसमें भी आपको अच्छी पढ़ाई कर सकते हो आप, यदि आपकी मन और लगन अच्छी है तो लगातार बने रहते हो, अच्छी बात है। पढ़ते रहते हो, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आपका डेवलपमेंट होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी शिक्षा चलती रहेगी साथ साथ में। एक कोरोना महामारी से भी हम सब लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। मिलकर हमें इसका मुकाबला करना है। साफ और स्वच्छता का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। चलिए, इसी आशा के साथ में हम वो चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, पार्ट नंबर 14, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन। इसी चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, इसका पहला पार्ट। प्राकृतिक संपदा का मतलब प्रकृति की जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उससे मतलब है ना। जो प्रकृति के जो संसाधन है उनकी बात की जा रही है, जो प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन में जल आता है, पर्वत आते हैं। जो प्रकृति के संसाधन है ना, जल है, पर्वत है, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, ऐसी चीज़ें जो हमने नहीं बनाई, प्रकृति ने अपने आप बनाई हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक संपदा हैं। हमें इनको कैसे बचाना है, इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है। चलिए बच्चों, आइए पढ़ते हैं क्या है चैप्टर में। हाँ तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 की जो पहली लाइन है, देखिए लाइन बाइज लाइन है, इसको पढ़ते हैं। क्योंकि ये चैप्टर इस प्रकार के बने हुए हैं कि इसको हम बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ समझाने वाली चीज़ें आएंगी वहाँ बोर्ड पर भी समझेंगे, क्योंकि चैप्टर ही ऐसे हैं, तो इनको ऐसे ही अपने समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। पहले लाइन, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। बहुत सारे ग्रह हैं, 8-9 ग्रह की सूची आपने पढ़ी भी होगी, आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे भी। तो उसमें केवल एक पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है, एक ग्रह है जहाँ पर जीवन विद्यमान है, जीवन संभव है। बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है। मंगल पर, बुध पर, शुक्र ग्रह पर संभावनाएं हैं, लोग खोज रहे हैं, लेकिन फिलहाल जीवन केवल पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर जीवन है वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। हम ये भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश, परिवेश यानी हमारे चारों ओर का वातावरण, ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए अपने चारों ओर का वातावरण, तापमान, जल, भोजन आदि चीज़ों की आवश्यकता रहती है, ताकि वो अपना जीवन को संपन्न कर सके। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। जीवन यदि आपको जीना है तो उसकी जो मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, वो हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य की ऊर्जा से मिलता है। कैसे मिलता है? सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसमें जो पेड़ पौधे हैं वे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण नाम की क्रिया करते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्लांट्स के अंदर या पौधों में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वही ग्लूकोज हम काम में लेते हैं। आप सोच कर देखिए, आप सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें खाते हैं, क्या वो सारी पेड़ पौधों से आती हैं? बिल्कुल पेड़ पौधों से आती हैं। अब बच्चा ये पूछेगा कि सर रसगुल्ले तो पेड़ पौधों से नहीं आते, गुलाब जामुन तो पेड़ पौधों से नहीं आते। बेटा आते हैं। सोच के देखो कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन किसका बना है? वो मैदे के आटे का बना है, वो बेसन का बना है। तो बेसन और मैदे का आटा कहाँ से आया? चावल से या चने से आया। फिर उसमें चीनी कहाँ से आई? चीनी गन्ने के पेड़ से निकलती है, बनती है। गन्ना क्या है? पेड़ है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? पेड़ पौधों से। जैसे बाजरे का आटा, गेहूँ का आटा है, आलू की सब्जी है, भिंडी की सब्जी, वो सारे पेड़ पौधों से आते हैं। और पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य की ऊर्जा से। इसीलिए कहा है कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा
तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। अब पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की बात करें, जैसे कि जल है, जैसे कि वायु है, जैसे कि मिट्टी है, ये सारी चीज़ें, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, हमें चाहिए ही चाहिए। हर हाल में हमें ये चीज़ें चाहिए, ये संपत्ति हमें चाहिए, ये संपदा हमें चाहिए जीवन व्यतीत करने के लिए। तो मुख्य ताप, प्रवेश, जल, भोजन, सूर्य से ऊर्जा, इन चीज़ों की मनुष्य को जिंदा रहने के लिए आवश्यकता होती है। चलिए इससे आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसके आगे क्या कहना चाह रहा है। तो आगे एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी हैं। संपदा का मतलब यह संपत्ति से भी है और संसाधनों से भी है, याद रखना। ये शब्द पहले भी मैंने आपको सिनोनिम बताया इसका। संपदा का मतलब संपत्ति, या दूसरा नाम क्या कह सकते हैं आप इसका, संसाधन, प्रकृति की जो संसाधन है। तो पृथ्वी पर ये संसाधन कौन कौन सी हैं या क्या क्या हैं। ये स्थल, जल, वायु हैं, यानी इन दो चीज़ों के बिना कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जहाँ ज़मीन है, स्थल ज़मीन को कहा जाता है, टेरिस्टेरियल पोर्शन को, जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। ये आपने सुना होगा, जो पृथ्वी की स्ट्रक्चर है ना, उसके 75% भाग पर क्या है, वाटर है। जैसे यदि आप इसको पृथ्वी मान लो तो इसके कितने प्रतिशत भाग पर पानी है, ये लिया जाए, ये इसका 3/3 भाग हो गया, ये सारा का सारा वाटर है, पानी है। और ये क्या है, ये भूमि है, और ये क्या है, जल है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के 75% भाग पर पानी है लगभग आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और 25% भाग पर मिट्टी है। इसी मिट्टी पर हम रहते हैं। तो मिट्टी का वह बाहरी भाग जिस पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यही भाग क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है ना। तो स्थल मंडल का है जमीन का वह खंड जिस पर मनुष्य रहता है या कोई जीव जंतु निवास करते हैं, उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है बेटे, तो उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल। पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। ये भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। सारा जल ऊपर नहीं है समुद्र के रूप में, ज़मीन के अंदर भी होता है ना। जैसे आपको पता है कि जब हम ट्यूबवेल या बेरा लगाते हैं तो उसका पानी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, और जो पानी ज़मीन के अंदर है उस पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, या सोइल वाटर भी कह सकते हो, जिसको भूमिगत जल। तो अधिकांश पानी किसके रूप में रहता है, भूमिगत जल के रूप में रहता है। इन सभी को जलमंडल कहते हैं, यानी जहाँ जल है वो जलमंडल, और जहाँ मिट्टी है वो स्थल मंडल। तो पृथ्वी को दो बड़े हिस्सों में बांट दिया गया, एक तो जलमंडल और दूसरा स्थल मंडल। रिमेंबर इट, याद रखना। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है, कितनी अच्छी बात कही है। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसने वैसे कोई जगह तो नहीं कवर कर रखी ना, स्थल मंडल है, वहाँ मिट्टी है और पानी है, ये दोनों जगह घेर रखी है। अब हवा का कौन सी जगह, क्या कहेंगे, इसके अंदर, पानी के अंदर हवा है क्या, नहीं है। तो बाहर का वातावरण वायुमंडल। 3 मंडल हो गए ना, स्थल मंडल जहाँ मिट्टी है, जहाँ जीवन संभव है, जहाँ लोग रहते हैं। जल मंडल जिसमें केवल वाटर ही वाटर है, पानी पानी है। वायुमंडल में केवल वायु है, और ये पृथ्वी के चारों ओर कंबल की भांति एक आवरण का निर्माण करती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। छोटी क्लासों में या कहीं आपने वायुमंडल की परिभाषा भी पढ़ी होगी। पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, है ना। तो ये हो गया वायुमंडल। जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहाँ ये तीनों अवयव स्थित होते हैं, क्योंकि इनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जैसे स्थल के बिना आदमी रहेगा कहाँ, पानी के बगैर पिएगा क्या, और वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैसें हैं, CO2 गैसें हैं, बहुत सारी गैसें, तो सांस लेने के लिए गैसें भी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ जो जहाँ पर होंगी वहाँ पर आदमी रहेगा, वहाँ पर जीवन संभव होगा, तो उसे हम जीवमंडल भी कह सकते हैं। तो क्या लिखा है, जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहाँ ये तीनों अवयव स्थित होते हैं। कौन से 3 अवयव, जल, स्थल और वायु। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जीवमंडल अकेला जीवमंडल नहीं है, जहाँ जीवन संभव है उसे जीवमंडल कहते हैं।
आई बात समझ में? जैसे कि कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका अपन। तो पहली चीज़ तो कौन सी हो गई? स्थलमंडल। दूसरा कौन सा हो गया? वाटर वाला पोर्शन, जलमंडल। तीसरा पोर्शन कौन सा हो गया? वायुमंडल। तो इन तीनों का जो परिणाम है वही तो वहाँ पर भी तो जीवन होगा, उसे जीवमंडल कहते हैं। तो जहाँ लोग रहते हैं उसे जीवमंडल कहते हैं। तो लोगों को तो रहने के लिए स्थल भी चाहिए, उनको जल चाहिए, उनको वायु चाहिए। तीनों जहाँ हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा? जीवन संभव हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो स्थलमंडल प्लस जलमंडल प्लस वायुमंडल, इन तीनों का जो ग्रुप है वही क्या है? जीवमंडल। यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो देखिए आप जहाँ रहते हैं क्या वो जीवमंडल है? बिल्कुल बेटा, हम जहाँ भी रह रहे हैं वो जीवमंडल है, क्योंकि मिट्टी तो है ही है, पानी हमें पीने को मिल रहा है, और वायु है तभी तो गैसें ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, इसलिए हम जीवमंडल में रहते हैं। तो पृथ्वी का वह स्थान जहाँ जीवन संभव होता है, जहाँ सजीव लोग रहते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। और जीवमंडल वास्तव में 3 मंडलों का समूह होता है। कौन कौन से मंडलों का? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो परिभाषा तीनों की दे सकते हो। वह स्थान जहाँ मिट्टी होती है, जहाँ लोग रहते हैं, वो स्थलमंडल। वह स्थान जहाँ केवल जल होता है, उसे जलमंडल। और पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण जिसमें वायु रहती है गैसों के रूप में, उसे वायुमंडल। और इन तीनों का सामूहिक रूप हो गया जीवमंडल। ठीक है, तो जीवमंडल की डेफिनेशन आ गई अपने सामने। जीव स्टूडेंट्स आगे देखो बेटा क्या कह रहा है इसमें। सजीव जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। सजीव जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। अब एक चीज़ ये है कि जीवमंडल में कितने प्रकार के घटक होते हैं? कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है जीवमंडल? 2। एक सजीवों से, दूसरा निर्जीवों से। जो सजीव होते हैं वो सजीव घटक या जैविक घटक का निर्माण करते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो निर्जीव घटक का निर्माण करते हैं। जैसे सजीव जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं, और वायु, जल और मृदा ये क्या होते हैं? ये निर्जीव हैं कि सजीव हैं? मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये तो निर्जीव ही है। कोई आदमी थोड़ी है, कोई जीव थोड़ी है, कोई जंतु थोड़ी है। तो वायु, जल और मृदा जीवमंडल के निर्जीव घटक हैं, और सजीव घटक क्या हैं? सारे सजीव। आइए अब इन अजैव घटकों जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए आवश्यक हैं, उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो बताइए बेटा, क्या हम इनके बिना जीवित रह सकते हैं? बिना वायु के, बिना जल के, बिना मृदा के हम जीवित नहीं रह सकते। और ये हैं निर्जीव घटक, यानी ये जिंदा नहीं है, लेकिन हम इसके बिना हम जिंदा नहीं हैं। तो ये जो निर्जीव घटक है वो प्रकृति के अंदर है ना, तो प्रकृति की संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा है। तो हम इन निर्जीव घटकों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से निर्जीव घटक हैं जो प्रकृति की संपदा है, उस संपत्ति है, क्या रोल रहेगा उसका, ये देखते हैं। पहला जो टॉपिक इसमें दिया गया है वो है जीवन की श्वास, वायु। कितना इम्पोर्टेंट है ये एयर, कितना महत्वपूर्ण रोल रहेगा एयर का, हवा का। क्योंकि बिना हवा के हम सांस भी नहीं ले सकते, तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे। तो पृथ्वी पर बहुत इम्पोर्टेंट घटक है वायु। हम पहले अध्याय में वायु के घटकों के विषय में पढ़ चुके हैं। ये बहुत सी गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का मिश्रण है। तो पृथ्वी पर जो वायु है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसें हैं, याद रखना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये महत्वपूर्ण गैसें हैं, या जलवाष्प यानी भाप के रूप में। यह जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम है। तो क्या ये वास्तव में इतना ज़रूरी है कि पृथ्वी पर यदि जीवन है तो वो केवल वायु की वजह से है, या वायु के घटकों का ही परिणाम है, यानी वायु ही जीवन का मुख्य आधार है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र और मंगल ग्रह पर जो मुख्य गैस है वो कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97, 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
और हमारी पृथ्वी पर क्या है बेटा, आपको पता है तो रेशियो यदि याद है तो लिख लो, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष बची गैसें 0.1% CO2 और कुछ अन्य गैसें हैं। लेकिन शुक्र और मंगल ग्रह पर 95 से लेकर 97% तक CO2 गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है CO2, क्योंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की ही आवश्यकता होती है। इसलिए वहाँ पर जीवन संभव के जो उपाय हैं वो खोजे जा रहे हैं। साइंटिस्ट लगातार लगे हुए हैं कि मंगल ग्रह पर या शुक्र ग्रह पर भी जीवन को खोजा जाए। तो गैसों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है वातावरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सी मुख्य चीज़ें दे रखी हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं, जब शुरुआत के चैप्टर मैंने बायो वाले पढ़ाए थे आपको तो आपने वो वीडियो देखे होंगे। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं प्लांट के अंदर, मनुष्य के अंदर या पूरे जंतु में दो प्रकार की सेल होती हैं कोशिका, यूकैरियोटिक और दूसरी प्रोकैरियोटिक। कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं लगातार उनको पता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक होता है, और ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं होता ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी ग्लूकोज के अणु हैं वो कब तक नहीं टूटेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी सभी कोशिकाओं में कह रहा है, क्योंकि सांस लेने के लिए सभी जीवों को कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। और बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज के अणु का अपघटन नहीं होता। जो आप भोजन ग्रहण करते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज को भी डिकम्पोज करना है, ग्लूकोज को भी तोड़ना है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, सांस लेने से मिलेगी। तो सांस लेने में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण रोल है। तो शरीर के अंदर भी वो बहुत सारे कार्य करके जाती है जिससे कि शरीर को ऊर्जा मिले। जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, 5वां चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो छोड़ते कौन सी गैस हैं, कौन सी गैस छोड़ी जाती है। चलिए मैं आपको एक इक्वेशन, एक समीकरण बता रहा हूँ। समीकरण को नोट करना सभी बच्चे और ध्यान देना। समीकरण क्या है, C6H12O6 प्लस O2 ब्रोकआउट होके आपको देगी CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये श्वसन की अभिक्रिया है बेटा। ये क्या है, भोजन है आपका, इसे ग्लूकोज कह सकते हो आप। ये भोजन है, ये ग्लूकोज है। ये टूटेगा कब, जब O2 अंदर आएगी। तो O2 तो अंदर आ रही है और ये CO2 कहाँ निकल रही है, बाहर। तो O2 का अंदर आना है, CO2 का बाहर निकलना ही तो क्या है, श्वसन है। तो ऑक्सीजन अंदर आकर क्या कर रही है, ऑक्सीजन अंदर आकर इसको तोड़ रही है, इस ग्लूकोज को, और ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 निकलेगी। तो देखो गैसों का किस प्रकार से एक्सचेंज की थ्योरी काम करती है। सांस लेते हैं तो O2 अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो अंदर बॉडी की करती क्या है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ती है, जिससे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर काम करता है। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण रिएक्शन हो रही हैं। तो क्या ग्लूकोज टूटेगा बिना ऑक्सीजन के, नहीं टूटेगा। तो ऑक्सीजन तो गैस है जो हमें वायुमंडल से मिलती है। तो कितना अहम और इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसका, ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो गैसों का कितना महत्वपूर्ण रोल है, और ये श्वसन की अभिक्रिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैंने इसको वो नहीं किया कैलकुलेट, 6 यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन को, इक्वेशन को इक्वल करना होता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। यानी ऑक्सीजन अंदर लोगे तो ग्लूकोज के अणु टूटेंगे, ऊर्जा प्राप्त की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और बाहर कौन सी गैस निकलती है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है, बाहर निकलती है। दूसरी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है, ऑक्सीजन काम में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यानी हम ऑक्सीजन तो लेते हैं खपत, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन प्रोडक्शन होता है, CO2 बनती है। दहन की क्रिया है, एक ये क्रिया दहन भी कह सकते हैं। दहन वैसे किसी चीज़ को जलाने को कहते हैं दहन। इसमें केवल मनुष्य के वे क्रियाकलाप ही नहीं जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में लगी आग भी आती है। देखो, एक नया शब्द आया है जिसका नाम है दहन। दहन हमारे अंदर होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यदि आप किसी चीज़ को जलाते हो, आग लगाते हो, तो जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। और जब भी किसी लकड़ी को, किसी चीज़ को जलाते हो तो हमेशा CO2 गैस बाहर निकलती है। और हम सांस लेते हैं तब भी यही होता है, और लकड़ी को जलाते हैं तब भी यही होता है। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो आपको याद रखना है, श्वसन तो मनुष्य में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है, और दहन एक निर्जीव प्रक्रिया है। जैसे किसी वस्तु को जलाना, लकड़ी को जलाना, ये दहन है। तो लकड़ी को जलाना या दहन के लिए भी क्या चाहिए, हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के लकड़ी नहीं जला सकते आप। तो जैसे जंगल में आग लगना भी एक प्रकार का दहन है। इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है। 1% का भी छोटा सा भाग, मैंने आपको बताया था ना, 0.1% CO2 की कंसंट्रेशन होती है, मात्रा होती है वायुमंडल में। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों से स्थिर रहती है। कितनी विधियों से स्थिर रहती है? 2 विधियों से स्थिर रहती है। जैसे पहला, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। मैंने आपको यही बताया अभी कि पेड़ पौधे भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और किसको ले लेते हैं? CO2 को ले लेते हैं, जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज। यही ग्लूकोज का तो सूत्र होता ना, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की किरणों में CO2 को लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो CO2 तो वहाँ काम में आ जाती है। दूसरा, बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं, कार्बोनेट CO3। तो बहुत सारे जो जलीय जंतु होते हैं, आपने पढ़ा था नॉन कोर डेटा, जैसे कि मोलस्का संघ के प्राणियों के जो शरीर के चारों ओर का जो कवच है वो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यही चीज़ें पढ़ी थी ना वहाँ। तो कुछ CO2 तो जंतु काम में लेते हैं अपने चारों ओर कवच बनाने में। और वातावरण की अधिकांश CO2 कौन ले लेता है? पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो पेड़ पौधे लेकर क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण। तो क्या पेड़ पौधे वायुमंडल की CO2 का सीधा उपयोग कर सकते हैं? नहीं, वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐसा काम कर सकते हैं। तो दुनिया की अधिकांश CO2 कौन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे, और वो अपना भोजन बनाते हैं, और हम उसी भोजन को तो खाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया CO2 पर टिकी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हमारे जीने का आधार है? बिल्कुल आधार है, क्योंकि बिना CO2 पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह सकते, और बिना पेड़ पौधों के मनुष्य या कोई भी जंतु जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि भोजन के लिए तो प्रत्येक जानवर और जंतु को, मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, उसे पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हुआ ना यही क्लियरिफिकेशन। तो इस प्रकार से वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें पहली गैस ऑक्सीजन और CO2 की हम बात कर रहे थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से पूरी दुनिया का चक्कर चलता है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मोस्टली हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है? प्रकृति पर कौन सी संपत्ति हैं, संपदा के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन से मुख्य चरण थे? जीवन की जो श्वास है, वायु, ऑक्सीजन गैस, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो कुछ ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर वायु ऑक्सीजन की CO2 की मात्रा कितनी है। ये चीज़ें भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जीवन के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, स्थल मंडल क्या है, जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जैवमंडल क्या है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। तो चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम प्राकृतिक संपदा, इसका एक भाग हमने आज कंप्लीट किया है।
चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम प्राकृतिक संपदा, और 9th क्लास का या 14वां जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14, उसका ये फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है। तो डियर स्टूडेंट, लगातार पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।